स्वागत है आपका। राजस्थान और तेलंगाना में मतदान जारी है। राजस्थान की 199 सीट और तेलंगाना की 119 सीटों पर मतदान चल रहा है। चुनाव की इस बड़ी कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको राजस्थान चुनाव का अभी तक का अपडेट दे देते हैं। 11 बजे तक राजस्थान में 20% वोटिंग हुई है। झालरा पाटन में वसुंधरा राजे ने अपना वोट डाला। टोंक में सचिन पायलट ने मतदान किया। बीकानेर के बूथ नंबर 172 पर ईवीएम खराब होने की वजह से अर्जुन राम मेघवाल अभी तक वोट नहीं डाल पाए थे, लेकिन इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की। तो आप तस्वीरें देख रही हैं शोभना, वो दिखा रहे हैं अपना वोट। बिल्कुल, सबका 2 घंटे इंतजार किया है दीपक सर इस चीज के लिए। उन्होंने आप लोगों से अपील करेंगे कि अगर ईवीएम खराब हो तो वो लौट करना जाए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से नहीं लौट के जो गए हैं वो जैसे कोई दवाई लेके नहीं आया, शुगर की प्रॉब्लम थी दवाई लेके, अब वो सब वापिस आएंगे और हमारे जो कार्यकर्ता भी यहाँ लगे हुए हैं सब वापिस लाएंगे सबको 5 बजे तक। की शिकायत नहीं है पूरे राजस्थान से इस तरह की? नहीं ऐसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जो 2-3 जैसे मैंने गंगानगर जिलाध्यक्ष से बात की, चूरू की, मैं मेरे बीकानेर जिलाध्यक्ष से बात कर रहा हूँ। अभी बांटिया स्कूल की प्रॉब्लम आई थी थोड़ी स्लो, बाकी और कहीं नहीं आई, स्मूथ चल रहा है। वोट डाला क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का उत्सव है। मैंने उसमें भाग लिया, मुझे इसका गर्व है। दीपक सर अंदर तो बहुत परेशान हो गए होंगे। आज अर्जुन राम मेघवाल मंत्री हैं, इतनी देर खड़े होने की आदत नहीं होगी। जहां जाते हैं ट्रैफिक क्लियर करा दिया जाता है, लाइन में लगना नहीं पड़ता। लेकिन चलिए फाइनली उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। वोट डाल दिया और उन्होंने अच्छी बात की। वाकई लोकतंत्र का महापर्व है और गर्व की बात है अगर वोटिंग करना है। लेकिन एक बात बताऊं शोभना, मैंने अभी तक अपना वोटिंग आईडी कार्ड नहीं बनवाया है, उसको रिन्यू करवाना है और मुझे जाना है। तो सर आप याद दिलाइएगा। हाँ, मैं आपको याद दिलाऊंगी। और अभी आप हमारे शो में बने हुए हैं सर? हाँ बिल्कुल बना हुआ हूँ। भवानी जोशी सर जुड़ गए हैं हमारे। भवानी बताइए कितनी देर लगी अर्जुन मेघवाल को इस वोट डालने के लिए? कितने घंटे इंतजार करना पड़ा उन्हें? तो वोट डालने के लिए इंतजार करना पड़ा और लोग भी खूब परेशान हुए हैं। चलिए भवानी कह रहे हैं लोग भी परेशान हुए। सतीश जी बताइए कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इन सिचुएशंस के लिए किस तरह की इमरजेंसी इंतजामात की व्यवस्था करनी चाहिए? इसकी इंतजाम पहले से हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब एक बार जब पहले चरण में चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में, जब इस बात की सूचना मिली कि ईवीएम बड़े पैमाने पर खराब हुआ, लोगों को बहुत तकलीफें हुई, तो ये सुनिश्चित इस बीच में 10 दिन का समय था, सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए था कि राजस्थान में जब चुनाव होगा, सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे लोकतंत्र के लिए दुखद। हाँ, दीपक सर जयपुर से हमारे सहयोगी अभिमन्यु जुड़ गए हैं। तो अभिमन्यु के पास चलते हैं। अभिमन्यु मुझे ये बताइए कि अभी तक जो वोटिंग हुई है 20%, उसके बाद कितना अनुमान लगाया जा रहा है? क्या 70% के क्रॉस होगी वोटिंग? देखिए निश्चित रूप से राजस्थान में हमेशा इसी तरीके का ट्रेंड रहा है कि 70 से ऊपर वोटिंग हमेशा देखने को मिली है। जिस तरीके से उपचुनाव के दौरान भी 3% से ऊपर वोटिंग हुई थी, तो इस बार भी इसी तरीके का अनुमान है कि तकरीबन 2.5% से ज्यादा वोटिंग होगी। और अगर नए मतदाताओं की बात की जाए तो 20 लाख से ज्यादा नए मतदाता हैं जो इस बार वोट करने में पहली बार वोट करने के लिए आएंगे। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा कि आखिर कितना महत्वपूर्ण है इस मतदान का, उन लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है मतदान करना, आखिर कैसे समझते हैं मतदान कितना महत्वपूर्ण है? मतदान तो करना चाहिए, क्योंकि अपन अगर नहीं करेंगे तो ये जो अपन ये कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो इसका अगर घर बैठे तो कोई समाधान होएगा नहीं। वोटिंग करेंगे उसी से ये होएगा कि आगे अपन को क्या कराना है क्या नहीं कराना है, ये होएगा। कहीं ना कहीं हर चीज का पैमाना मतदान से तय होता है। आप अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं, कैसा लगता है मतदान जब करते हैं? गौरवान्वित महसूस करते हैं? क्या महसूस करते हैं? सर ये हर 5 साल पे एक ही चुनाव होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप अपनी सरकार को चुनते हैं। यहाँ आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ कि गवर्नमेंट कहती है कि आप एक आधार कार्ड को बेस बनाइए, वोटर आईडी कार्ड को बेस बनाइए, लेकिन इस बार की धांधली इतनी बढ़िया है कि लोग घर बैठे हुए हैं और वो ये नहीं समझ पा रहे हम कहाँ जाके वोट डालें। मेरे पास ये वोटर आईडी कार्ड है और आधार कार्ड है, मैं कोशिश कर रही हूँ वोट डालने की, लेकिन मुझे हर एक बूथ से दूसरे बूथ पे भेजा जा रहा है कि साहब आपका नाम यहाँ नहीं है। तो कैसे एक बेस बनाया जाए? जब हम बात करते हैं कि हम आईटी सेक्टर में बैठे हैं, आधार कार्ड को बेस बनाया गवर्नमेंट ने, किस बात पे बेस बनाया जब हम वोट डालने के अधिकारी नहीं है? आज कितने लोग इस कारण से वोट आपने अभी यहाँ पर बात की, आपकी बात संख्या वगैरह पूछी, यहाँ पर भी बात की। और देखिए यहाँ पर एक परेशानी यहाँ पर कई लोगों के लिए लगातार सबब बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री जैसे लोगों को कतार में इंतजार करना पड़ रहा है और ऐसी ही एक समस्या जयपुर में
में भी सामने आई, जहां पर उनको अपने बूथ के लिए यहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है कि उनका किस बूथ पर वोट है। ठीक है सर, बड़ी गंभीर समस्या है कि आदमी वोट डालने के लिए निकला है और वोट नहीं डाल पा रहा है, और चुनाव आयोग को मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे सहयोगी सर उदयपुर से भी जुड़ गए हैं, अरविंद शर्मा। अरविंद, ये जानना चाहूंगा कि उदयपुर में दो दिग्गज आपने जिनसे बात की थी, गुलाबचंद कटारिया, गुलाबचंद जी वो, और दूसरी गिरिजा व्यास, कौन आपको मिले और किसका क्या दावा था? देखिए, दोनों के अपनी अपनी जीत के दावे थे। गुलाबचंद कटारिया अपनी जीत के दावे कर रहे थे, लेकिन खासियत ये थी कि वो प्रधानमंत्री मोदी की बलबूते पर जीत का दावा कर रहे थे, विकास की बातें कर रहे थे, लेकिन खुद के मुख्यमंत्री के तौर पर जब उनसे पूछा गया कि आप किसके, तो कहीं ना कहीं वो खामोशी उनमें नजर आई। और गिरिजा व्यास जो है ना, अपने इतिहास को दोहरा रही थी। वो कह रही थी कि मेरा राजस्थान से पुराना नाता है, मैं जुड़ी हुई लोगों से। तो गिरिजा व्यास जी का भी कहना था कि उनकी पार्टी इस बार यहाँ राजस्थान में सरकार बनाएगी। तो दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो मतदाता हैं वो उनका कुछ मूड ही इस बार समझना नामुमकिन सा हो रहा है। खासकर युवाओं का युवाओं की संख्या कुछ इस बार मतदाताओं की ज्यादा नजर आ रही है और उत्साहित नजर आ रहे हैं और एक उम्मीद के साथ वोट दे रहे हैं। लेकिन एक मायूसी भी थी कि पिछली सरकारों की जो कमियां रही हैं उनको इस बार दूर करना है। तो अब देखते हैं कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपके पास आएंगे। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं, कितने शब्द बोलते हैं मोदी। अगर बड़े एग्रेसिव होते हैं और एग्रेसिवली भाषण देते हैं तो लगभग 1 मिनट में वो 200 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, 200 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी 1 मिनट में 140 शब्द बोलते हैं। वसुंधरा राजे 1 मिनट में 168 बोलती हैं, लेटेस्ट बोलती हैं। पायलट 1 मिनट में 165 बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ 1 मिनट में 170 बोलते हैं। और अधिकतम पूर्व सीएम अशोक गहलोत 1 मिनट में अधिकतम 165 लेटर्स बोलते हैं। सर, ये संख्या बहुत है। ये आपकी रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब जो जितना आक्रामक होता है रफ्तार शब्दों की उतनी तेज हो जाती है। और इसमें भी सबसे आगे, जिस तरह ट्विटर में ट्रेंड होने में प्रधानमंत्री मोदी आगे हैं, इसमें भी उसी तरह इन शब्दों को डिलीवरी में भी मोदी बहुत आगे हैं। अजय उपाध्याय जी, लगता है कि बीजेपी ही इस बार आगे निकलती दिखाई दे रही है अगर इन शब्दों की बात करें उसके हिसाब से। हाँ, ना एकदम सही कहा आपने। बोलने में बहुत आगे हैं और बोलना और करना दोनों में, कथनी और करनी में अंतर होती है। जो बहुत बोलते हैं वो करते कम है, जुमलों में बहुत आगे हैं। आप भी बहुत बोलते हैं, मोदी जी हैं, आप भी बहुत बोलते हैं, बहुत जबरदस्त बोलते हैं वो। आप भी बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि किसी को बोलने नहीं देते हैं, सिर्फ बोलते ही हैं। मेरा मानना है कि सिर्फ बोलिए मत। तो मतलब इस देश के लोगों ने बोलने के लिए नहीं, काम करने के लिए आपको दिया था। इस देश के लोगों ने आपको विकास के लिए वोट दिया था। देश के लोगों ने बहुत आशाएं थी आपसे, महत्वाकांक्षी। आपने क्या किया? सिर्फ निरंतर बोलते रहे। अजय जी, सुनते नहीं है लोग। 1 मिनट रोकना चाहेंगे। नवीन दोनों म्यूट है अभी मत करिए आप डिस्कशन, अभी अपने अच्छी बातें करिए। ब्रेक पे